नमस्कार दोस्तों। तो हमने पार्ट 1 में देखा था, पार्ट 1 के वीडियो हमने देखा था कि हम करंट के बारे में पढ़े, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़े, सर्किट के बारे में पढ़े और रेजिस्टेंस के बारे में पढ़े। तो आज के इस पार्ट 2 के वीडियो में हम जानेंगे वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। यानी जो हम मेटेलिक वायर सर्किट में यूज करते हैं, क्या उसकी लेंथ, क्या उसका एरिया बढ़ाने या घटाने से रेजिस्टेंस चेंज होता है, उन सभी फैक्टर को आज डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस को इंक्रीज और डिक्रीज करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। चलिए देखते हैं। लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, यानी जिस भी सर्किट में हम मेटेलिक वायर का यूज करते हैं उसका लेंथ कितना है वो रेजिस्टेंस को चेंज करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अगर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इट्स लेंथ, इसका क्या मतलब हुआ, यानी किसी भी मेटेलिक वायर का लेंथ और रेजिस्टेंस का जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। यानी किसी भी मेटेलिक वायर को आप जितना लंबा रखोगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस रहेगा और जितना छोटा रखोगे उतना कम रेजिस्टेंस रहेगा। यानी रेजिस्टेंस, अगर आप चाहते हो कि रेजिस्टेंस कम रहे तो आप अपने मेटेलिक वायर के लेंथ को छोटी रखिए, और अगर आप चाहते हो रेजिस्टेंस ज्यादा रहे, जो कि कोई नहीं चाहेगा, तो आपको लेंथ लंबी रखनी पड़ेगी। ओके, अब बात करते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये क्रॉस सेक्शन क्या है? क्रॉस सेक्शन है तो कुछ नहीं, लेकिन ये क्या है, किसी भी वायर की मोटाई। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो बात हम करते हैं, ये वायर की मोटाई होती है। जो मेटेलिक वायर इस्तेमाल करते हैं उसकी थिकनेस और थिननेस होती है। तो वो किस प्रकार से रेजिस्टेंस को अफेक्ट करती है। हम किसी भी सर्किट में जो मेटेलिक वायर रखते हैं वो जितना पतला रहेंगे रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा रहेगा, और जितना मोटा रहेगा रेजिस्टेंस उतना कम रहेगा। यानी रेजिस्टेंस, देखिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर ये क्या बताता है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू एरिया। यानी अगर एरिया कम रहेगा रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा, एरिया ज्यादा रहेगा तो रेजिस्टेंस कम रहेगा। यानी रेजिस्टेंस और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक दूसरे के उल्टे में चलते हैं, है ना। अगर आप चाहते हो कि आपके सर्किट में रेजिस्टेंस कम रहे तो आप अपने वायर की मोटाई को ज्यादा रखिए, और अगर आप चाहते हो कि रेजिस्टेंस कम रहे, अगर आप चाहते हो रेजिस्टेंस ज्यादा रहे तो आप थिननेस को, आप वायर को पतला रखिए। ओके, अब क्या टेम्परेचर किस प्रकार रेजिस्टेंस में रोल निभाता है ना, कि भाई टेम्परेचर, किसी भी मेटेलिक वायर का टेम्परेचर या फिर हम जो नॉर्मल टेम्परेचर की बात करते हैं वो किस प्रकार से रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है। देखिए, जितना ज्यादा टेम्परेचर रहेगा कंडक्टर का उतना ज्यादा रेजिस्टेंस रहेगा, और जितना कम टेम्परेचर रहेगा उतना कम रेजिस्टेंस रहेगा। ओके, यानी ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, रेजिस्टेंस के। डायरेक्टली प्रोपोर्शन और इनवर्सली प्रोपोर्शन में फर्क ये है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन में दोनों वेरिएबल सेम तरह का बिहेव करती हैं, और इनवर्सली प्रोपोर्शन में दोनों वेरिएबल डिफरेंट तरह का बिहेव करती हैं। यानी अगर एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। ओके, अब यहां पे 2-3 फॉर्मूले निकल कर आते हैं। पहला, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एल, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बना। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये हमारा दूसरा इक्वेशन बना। अब इन्हीं दोनों अगर इक्वेशन को मिला दें तो एक हम नया फॉर्मूला गेटअप करेंगे। ओके, तो अभी तक हमने देखा कि किस प्रकार रेजिस्टेंस, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। हमने क्या देखा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एल, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, तो हमने यहाँ 2 इक्वेशन बना लिए। अब अगर इन इक्वेशन को हम जब कंबाइंड करते हैं तो हमें एक नया फॉर्मूला बनता है। वो क्या बनता है, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो, इसको क्या बोलते हैं, रो। ये रो जो है वो कांस्टेंट वैल्यू को डिनोट करता है। यानी जब इन दोनों रिलेशनशिप को हम कंबाइन कर रहे थे तो उसमें हमें कुछ कांस्टेंट वैल्यू मिली, उस वैल्यू को हमने क्या डिनोट किया, रो। जनरली रो क्या होता है, रो टेल द रेजिस्टिविटी। अभी जो नया टर्म आया है रेजिस्टिविटी, इसका क्या मतलब है, इस पे भी हम लोग डीप डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं, इस जो रो का मतलब है आपका रेजिस्टिविटी, ये क्या होता है। जनरली रेजिस्टिविटी जो है वो क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है, ये बताती है कि कौन सा मेटल कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। अब आप कंफ्यूज करोगे रेजिस्टेंस अलग क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है। देखो बेटा, रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है ना, तो उस प्रॉपर्टी, हमने बात की प्रॉपर्टी की, तो क्या हो गया, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक। और रेजिस्टिविटी क्या है, कौन सा मेटल कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, ये उसकी रेजिस्टिविटी होती है। जनरली दोनों चीज सेम है, रेजिस्टेंस भी सेम है, रेजिस्टिविटी भी सेम है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, बट फर्क ये है वो क्वालिटी को बताती है और रेजिस्टिविटी क्वांटिटी को बताती है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड बाय सब्सटेंस, यानी कंडक्टर
विच इज 1 मीटर लॉन्ग एंड 1 स्क्वायर मीटर इन क्रॉस सेक्शन। कहने का मतलब यहाँ पे एक पार्टिकुलर वायर की बात कर रही है कि सपोज करो कोई वायर है जो कि 1 मीटर लॉन्ग है और 1 स्क्वायर मीटर उसकी मोटाई है। तो कहने का मतलब अगर हम मेटेलिक वायर लेते हैं जिसका लेंथ 1 मीटर है और जिसका एरिया 1 स्क्वायर मीटर है, तो वो कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है उसको टेल करेगी। ओके, तो कहने का मतलब यहां तक हमारा क्लियर हुआ। ये तीसरा फॉर्म निकला। अब एक्चुअल में रेजिस्टिविटी का क्या फॉर्मूला बनेगा? रो इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। इसी से हमने क्या सीखा? ये रो हो गया। रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है? ओम। एरिया हम हमेशा मीटर स्क्वायर रखते हैं। ओके, उसके बाद लेंथ हम मीटर में ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारा क्या बना? मीटर से मीटर कटा, ओम मीटर। यानी इस फॉर्मूले से हमने डिराइव किया कि जो रेजिस्टिविटी है उसकी SI यूनिट क्या है? ओम मीटर। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ओम मीटर। ओके, तो ये थी पूरी बात। अब हम देखेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है और रजिस्टर क्या होता है। इन तीनों के बीच का डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो हम बात करते हैं कि किस प्रकार रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और रजिस्टर आपस में रिलेट करते हैं। प्रॉब्लम कई लोग को ये हो रही थी कि रेजिस्टेंस भी आ गया, रेजिस्टिविटी भी आ गया और रजिस्टर भी आ गया, तो क्या ये प्रॉपर्ली, क्या इनके बीच का कोई रिलेशनशिप है? क्योंकि देखो इनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। ये तीनों शब्द एक ही लेटर से मिलकर बने हैं तो प्रॉब्लम होती है। तो आइए समझते हैं कि इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटीज़ हैं। देखिए, रेजिस्टेंस क्या है? ये किसी भी मेटल की वो प्रॉपर्टी जो करंट को फ्लो होने से रोकती हो या अपोज करती हो। रेजिस्टिविटी क्या है? कौन सा मेटल या कौन सा कंडक्टर कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, यानी ये इसकी मैग्नीट्यूड को बताएगा, ये क्वांटिटी को एक्सप्रेस करेगा, ये क्वालिटी को एक्सप्रेस कर रहा है। ओके, रजिस्टर क्या है? रजिस्टर वो सब्सटेंस जो हाईली रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता हो, यानी कि जो करंट को प्रॉपर तरीके से फ्लो ना होने दे, मतलब कि सब्सटेंस जो ज़्यादा मात्रा में रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करता हो। जैसे सारे इंसुलेटर ले लीजिए, इंसुलेटर क्या होगा? ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, क्योंकि करंट को प्रॉपर फ्लो नहीं होने देंगे। बात करें सेमीकंडक्टर के बारे में या एलॉय के बारे में, तो एलॉय भी एक तरह का रजिस्टर की तरह ही काम करता है, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस हाई रहते हैं, यानी वो मटेरियल जो हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे, जो कि हीटिंग इफेक्ट में काम हो, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में नहीं, हीटिंग इफेक्ट में काम हो। ओके, अब बात करते हैं हम लोग रेजिस्टेंस किस चीज पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड अपॉन द लेंथ एंड थिकनेस। हमने पीछे वाले सेक्शन में क्या पढ़ा था कि रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने के लिए लेंथ और थिकनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, है ना। अगर लेंथ ज्यादा रहेगा रेजिस्टेंस कम रहेगा, सॉरी लेंथ ज्यादा रहेगा रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा, और एरिया कम रहेगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा। ये हमने पढ़ा था। क्या कोई फैक्टर रेजिस्टिविटी को अफेक्ट करता है? हाँ, करता है। इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस कैसा है? कॉपर है कि एल्युमिनियम है कि मैग्नीशियम है कि निकोरम है, ये मैटर करता है। और टेम्परेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है रेजिस्टिविटी की ओर। अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया रेजिस्टिविटी बढ़ गई, टेम्परेचर घटा दिया रेजिस्टिविटी भी घट गई। बात करते हैं, ये तो सब्सटेंस का नेचर है, यानी कि अगर बैड कंडक्टर है तो वो रजिस्टर ही कहलाएगा, यानी ये डिपेंड करता है कि वो कंडक्टर बैड होना चाहिए, है ना, गुड नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं SI यूनिट की, तो रेजिस्टेंस के SI यूनिट क्या है? ओम। भाई ये क्वालिटी को एक्सप्रेस करता है, कोई न्यूमेरिकल तो एक्सप्रेस करता नहीं, तो नॉर्मली क्या लिखेंगे? ओम। रेजिस्टिविटी की बात करें तो इसकी जो SI यूनिट है बेटा वो ओम मीटर है। ओके, क्योंकि ये न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करता है, ये मैग्नीट्यूड को बताता है, इसमें तो कुछ नहीं है। अब बात करते हैं क्या इनमें कोई संबंध है? ये दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, यानी कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी और घटेगी तो ये भी घटेगी। ओके, यहां तक क्लियर हुआ ना? तो आइए हम देखते हैं कि किस मेटल की कितनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी है या किस मेटल की कितनी कम रेजिस्टिविटी है। ओके, तो हम देखते हैं कुछ सब्सटेंस हैं जिन्हें 20 डिग्री सेल्सियस पर रख के देखा गया है कि किसकी कितनी रेजिस्टिविटी है। जब भी हम बात करते हैं कंडक्टर की, वो कंडक्टर जो गुड कंडक्टर यानी कि जिनका इस्तेमाल हम लोग मेटेलिक वायर बनाने में इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले नंबर पे आता है सिल्वर। सिल्वर को सबसे टॉप मोस्ट कंडक्टर माना जाता है क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है। जिसकी रेजिस्टिविटी जितनी कम होगी वो उतने अच्छे से करंट को फ्लो करेगा। सिल्वर की रेजिस्टिविटी की बात करें तो 1.6 × 10⁻⁸ ओम्स मीटर है। कॉपर की बात करें तो सेकंड नंबर पे आता है, इसकी भी रेजिस्टिविटी सेम है, लेकिन सिल्वर को हम लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, उसकी अपनी एक अलग रीज़न है। एल्युमिनियम की बात करें वो थोड़ा सा ज़्यादा आ जाती है। बेसिकली एल्युमिनियम हम लोग कटिया मारने पे काम करते हैं, है ना, ये तो हम सब देखते हैं। अब बात करते हैं एलॉय पे। एलॉय होता क्या है? एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ टू मेटल
जब हम किसी दो मेटल को मिक्सर करके कोई चीज बनाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एलॉय। एलॉय की बात करें तो मैग्नीनियम। ओके, जब भी हम बात करते हैं मैग्नीनियम की तो समझना है इसमें इसका जो आपका रेजिस्टिविटी है वो 44 इंटू 10 की पावर -8 जो कि बहुत ज़्यादा है। बेसिकली एलॉय का जो इस्तेमाल है वो हम लोग हीटिंग इफेक्ट में करते हैं, यानी कि ये जो होती है गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। यानी जैसे हीटर आप देखते हो, है ना, आप प्रेस देखते हो, बल्ब देखते हो, तो इन सब में हम लोग एलॉय का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये हीट को अच्छे से पास कर लेते हैं। और ताज्जुब की बात ये है जितने भी एलॉय होते हैं ना वो इतना ईजिली वो पिघलते नहीं, मतलब उसमें इतना हम हीट देते हैं तो वो जलते नहीं, पिघलते नहीं, क्योंकि वो किसी तरीके से भी आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होते, इसलिए वो उस हीट को संभाले रहते हैं। निकोरम की बात करें, निकोरम का इस्तेमाल हम लोग प्रेस में करते हैं। आयरन जो नहीं होता हम लोग अपने कपड़ों में प्रेस करते हैं तो उसका जो वायर होता है वो निकोरम का बना होता है जो कि हीट को इजीली अब्सॉर्ब कर लेता है, हीट को इजीली पास कर लेता है, जिसकी रेजिस्टिविटी कितनी है? बहुत हाई है, 110 इंटू 10 की पावर -8। इस नंबर में एक और आता है टंगस्टन। टंगस्टन बेसिकली बल्ब का जो फिलामेंट होता है, जो पतली सी झिल्ली होती है, उसमें इस्तेमाल होता है। आप सोचोगे इतना हीट उसमें लगता है, वो पिघलती क्यों नहीं है? मैंने फिर से बोला ये इजिली ऑक्सीडाइज नहीं होते, क्योंकि अगर ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, ऑक्सीजन को गेन नहीं करेंगे तो ये कैसे जलेंगे, ये कैसे पिघलेंगे? ओके, अब बात करते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर हम सबको मालूम है ये बैड कंडक्टर होते हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, तो इनको हम इजीली भी किस तरीके से भी करंट पास नहीं करा सकते। इनका इस्तेमाल हम लोग कवरिंग में करते हैं, है ना, सर्किट में भी इनका इस्तेमाल करते हैं ताकि करंट को हम लोग रेगुलेट कर सके। ओके।